आज के फ्राइडे गेम्स चेकआउट में हम जानेंगे कि क्या GTA 6 अब डिले हो सकता है। एक फॉर्मर रॉकस्टार डेवलपर जो कि कह रहे हैं कि GTA 6 GTA 5 के कंपैरिजन में कुछ खास नहीं होगा। इसके अलावा Ubisoft अपोलोजाइजिंग टू जापान, एक नया अफोर्डेबल Xbox गेम पास, आखिर माइक्रोसॉफ्ट क्राउड स्ट्राइक IT आउटेज के पीछे का मेन कारण क्या था, देन देयर इज क्रिस टायसन कंट्रोवर्सी एंड इसके अलावा और भी बहुत कुछ। लेकिन सबसे पहले क्या मतलब तुम लोगों का कि मेरी आवाज को क्या हो गया? ऑब्वियसली मैं हैप्पी नहीं बल्कि प्रशांत हूँ, वही व्यक्ति जो इस चैनल को बिहाइंड द सीन्स मैनेज करता है। एंड तुम्हारे लिए सैड न्यूज की ऑसम जीनोम अब इस चैनल पर वीडियो नहीं बनाएंगे फॉर 1 वीक। वो वेकेशन पर है तो होपफुली गेम एक्सप्रेस इज अंडर माय कंट्रोल। नाउ अभी ये सब आपको पता चल ही चुका है तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट न्यूज ऑफ दिस वीक, जो कि GTA 6 से रिलेटेड है। एंड मे बी इस बार ये एक बैड न्यूज है। एज यू नो कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में रिसेंटली कुछ ज्यादा ही मूवमेंट हो रहा है एंड कुछ कंसर्निंग इवेंट्स भी हुए हैं, जिसमें से अमेरिका के करंट प्रेसिडेंट जो बाइडेन का अपकमिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में ना लड़ना GTA 6 के लिए एक मेजर सेटबैक साबित हो सकता है। वेल GQ के साथ इंटरव्यू के टाइम पर रॉकस्टार गेम्स के को फाउंडर डैन हाउजर ने खुद ये बात एक्सेप्ट की थी कि वो GTA 6 को डोनाल्ड ट्रंप के एरा के टाइम पर लॉन्च नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जब वो प्रेसिडेंट थे तब वहाँ का पॉलिटिकल क्लाइमेट ठीक नहीं था। आई होप तुम भी इस चीज से फेमिलियर होगी कि वहाँ पर चीजें कितनी तेजी से चेंज हो रही हैं एंड मेजरली चीजें दो फैक्शन में डिवाइडेड से दिख रही हैं। इन सब के बीच में अगर कुछ रिलेटेबल ह्यूमन गेम में ऐड किया भी गया तो ये ऑब्वियस है कि किसी न किसी साइड को ये पसंद तो नहीं आएगा एंड इसी के चलते जोक्स काफी लिमिटेड हो जाते हैं और वो जल्दी पुराने हो जाते हैं। वहीं पर GTA फेमस ही अपने बोल्ड राइटिंग एंड सटायर के कारण ही हुआ था, जहाँ कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स को पैरोडी के रूप में गेम में ऐड किया जाता है। और ऐसी एक नहीं बल्कि ढेर सारी चीजें हैं गेम में, चाहे फिर वो मिशन हो या फिर रेडियो में चल रहे पॉलिटिकल डिबेट, सब कुछ रियल लाइफ एक्टिविटीज का एक काइंड ऑफ स्पूफ ही है। GTA 5 बेसिकली जब रिलीज हुआ था तब उसके लिए वो काफी सेफ पीरियड था, लेकिन अगर आज के टाइम पर GTA 5 रिलीज किया जाता है तो उसे ढेर सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा एंड इसके चलते क्रिएटर्स को उसमें फिर चेंजेस भी करने पड़ जाएंगे। लेकिन अब मेन प्रॉब्लम यहाँ GTA 6 के लिए, क्योंकि अगर ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट वापस से बनता है देन फिर रिलीज के टाइम पर क्रिएटर्स को ये ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं वो गेम में कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज ना ऐड कर दें जिसकी वजह से लोग ऑफेंड हो जाए और इसके चलते उन्हें कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़े। वैसे तो मैं पॉलिटिकल साइड से बात करना अवॉइड करूंगा, लेकिन गवर्नमेंट चेंज का इफेक्ट भी गेम की रिलीज डेट पर पड़ सकता है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चेंजेस के चलते गेम की रिलीज डेट को और पीछे पुश कर दिया जाए। वेल होप सो कि ये सब गलत ही हो और चीजें रिलीज के टाइम पर सही हो जाए, लेकिन जिस तरीके से रिसेंट गेम से कंट्रोवर्सी सामने आई है उसके हिसाब से तो GTA 6 इन सब के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट बन जाता है। गाइस, क्या आपको गेम पास, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई या फिर किसी भी चीज का सब्सक्रिप्शन फ्री में लेना है? वेल मुझे एक ऐप के बारे में पता चला जिसका नाम है हनी गेन, जो कि आपके इंटरनेट के बदले पैसे देता है। आपको बस इसे डाउनलोड करके रन होने देना है पीसी में। हाँ, सुनकर तो फिशी लगता है, लेकिन ये ऐप लेजिट है। आपका डेटा सेल नहीं करता बल्कि आपका इंटरनेट रेंट पर देता है, जिससे दूसरे वेबसाइट्स को तो फायदा होता ही है, लेकिन उसका कुछ परसेंटेज आपको भी मिलता है, वो भी बिना कुछ किए, बस ऐप को बैकग्राउंड में रन होने दो। हाँ, ये ऐप आपको करोड़पति तो नहीं बनाएगा, लेकिन आप गेम पास जैसे सब्सक्रिप्शंस ले पाओगे इससे। एंड अगर आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हो तो उनके अर्निंग्स का भी 10% मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे लिंक से साइन अप करते हो और कोड एक्सप्रेस यूज करते हो तो आपको $3 मिलेंगे अकाउंट में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और हनी गेन को डाउनलोड करो। लेकिन हाँ, GTA 6 के लिए दुखों का पहाड़ यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक फॉर्मर रॉकस्टार डेवलपर ने GTA 6 को लेकर एक बहुत मेजर क्लेम किया। ओबे वर्मेक, जिन्हें GTA वर्ल्ड का लेजेंड माना जाता है क्योंकि इन्होंने GTA सैन एंड्रियास, GTA 3 एंड GTA 4 जैसे गेम्स पर काम करा है, लेकिन इन्होंने 2009 में रॉकस्टार को लीव कर दिया और अभी इनका कहना है कि GTA 6 लोगों को डिसअपॉइंट कर सकता है। वेल उनका एग्जैक्ट कहना यह था कि कोड उन्हें नहीं लगता कि GTA 6 GTA 5 से एकदम बिल्कुल ही अलग होगा। पहले दिन लोग इस चीज से डिसअपॉइंट होंगे, लेकिन फिर ये सबसे बेस्ट गेम होगा। हालांकि ओबे ने कहा है कि उन्हें GTA 6 से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता एंड ये केवल उनकी एक प्रेडिक्शन मात्र है, लेकिन उनके रॉकस्टार से इतने क्लोज कनेक्शंस एंड एक लंबे वर्क एक्सपीरियंस को देखते हुए फैंस थोड़े स्केप्टिकल तो जरूर है। मे बी उन्होंने ये ओवर हाइप फैंस के लिए बोला हो, लेकिन ये फैक्ट तो है। इतने साल के लंबे गैप के चलते जाहिर सी बात है कि लोगों ने GTA 6 से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस लगा लिया। लाइक गेम कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग ही कर देगा, जो कि होना एक्सपेक्टेड भी है एंड ट्रेलर से इतना समझ में आ भी रहा है। लेकिन ट्रेलर में क्या दिखाना है एंड क्या नहीं, वो तो सब कुछ प्रोडक्शन के हाथ में ही होता है। लेकिन हाँ, गेम जिस दिन रिलीज होगा उस दिन एक्चुअली में पता चलेगा कि गेम ने इसके प्रेडेसेसर के कंपैरिजन में क्या ग्राउंड ब्रेकिंग अचीव किया है। और क्योंकि हर एक चीज की लिमिट होती है तो GTA 6 भी कहीं ना कहीं हर एक फील्ड में लिमिटेड तो होगा ही। बाकी रेस्ट अश्योर्ड, क्योंकि आई बिलीव कि गेम ऑलरेडी टॉप ऑफ द क्लास होने वाला है। ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड होगा एंड ढेरों नए मैकेनिज्म गेम में इंट्रोड्यूस होंगे, लेकिन तब भी कुछ की एक्सपेक्टेशंस ये मीट नहीं कर पाएगा। तो हाँ, आई गेस उन्हीं के लिए ये सब कहा गया। अब बाकी गेम्स की भी बात कर लेते हैं। तो ऑलरेडी पिछले FGC में ये कवर किया गया था कि गॉड ऑफ वॉर ट्रिलॉजी का रीमेक या रीमास्टर लॉन्च हो सकता है, जिसको लेकर ऑलरेडी नेगेटिव रिएक्शन जनरेट होने लगा। फैंस को लग रहा है कि जैसा मॉडर्न गेम्स के साथ हो रहा है वैसा इस रीमेक के साथ भी ना हो जाए, मीनिंग की रीमेक के नाम पर मे बी इसमें से गोर सीन्स एंड एक्सप्लिसिट कंटेंट को हटा ही दिया जाएगा एंड मे बी गेम मॉडर्न गेमर्स को टारगेट करके ही रीमास्टर किया जा रहा है। मीनिंग की चांसेस इस बात के ज्यादा है कि हमें ओरिजिनल गॉड ऑफ वॉर के कंपैरिजन में एक वाटर डाउन गॉड ऑफ वॉर देखने मिलेगा, जिसमें से इसका पूरा चार्म इसके मेकर्स गायब ही कर देंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली यही सच्चाई है, क्योंकि ओरिजिनल गॉड ऑफ वॉर ट्रायलॉजी के रिलीज से लेकर अब तक गेमिंग इंडस्ट्री पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। तो इस पॉइंट पर ओरिजिनल प्रोडक्ट से कुछ बेटर आने की बस होप्स ही लगाई जा सकती है।
इसी मॉडर्न गेम टॉपिक का एक बेस्ट एग्जांपल है असासिन्स क्रीड शैडो, जो कि अब तक रिलीज भी नहीं हुआ लेकिन उससे पहले कंट्रोवर्सीज में फंस चुका है। एंड इन्हीं कंट्रोवर्सीज के चलते अब यूबीसॉफ्ट ने पूरे जापान को एड्रेस करते हुए एक अपॉलॉजी इशू करी है, जो कि मोर लाइक एक स्टेटमेंट। कंट्रोवर्सी ये है कि असासिन्स क्रीड शैडो बेस्ड है जापान के फ्यूडल एरा में, जिस टाइम पर जापान की मिलिट्री में सामुराइज एग्जिस्ट किया करते थे। एंड नाउ इसी टाइम पीरियड को हर बार की ही तरह एक एपिक टेल में असासिन्स क्रीड फ्रेंचाइज ने शोकेस करने का ट्राई किया, लेकिन जापानीज नेटिजन्स ने गेम के ट्रेलर आने के बाद ही इसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग गेम में जापानीज हिस्ट्री को मैनिपुलेट किया गया एंड कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन भी है। और कुछ समय पहले गेम के मेन कैरेक्टर्स का LGBTQ+ कनेक्शन भी सामने आया था। इन्हीं सब के चलते अब दुनिया भर में लोग इस गेम के रिलीज होने से पहले ही कंप्लेन कर रहे हैं। तो इसी के प्रेशर के चलते यूबीसॉफ्ट को भी अपॉलॉजी रिलीज करनी पड़ी। इसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनका इंटेंशन कभी भी नहीं था कि असासिन्स क्रीड शैडो हिस्ट्री का एक फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन हो, बल्कि एक फिक्शनल वर्ल्ड है जो कि जापानीज हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल फिगर से इंस्पायर्ड है। एंड टॉप ऑफ दैट ये एक वीडियो गेम है जो कि बस एंटरटेनमेंट के लिए ही बना है। हालांकि वो ये जरूर मानते हैं कि उनके प्रमोशन मटेरियल्स में कुछ गड़बड़ थी, जिसके चलते ये सारी कंसर्न्स पैदा हुए। वेल ऑब्वियसली, क्योंकि पहले इनका कहना था कि गेम का मेन कैरेक्टर यासुके डेफिनेटली एक समुराई है, लेकिन हिस्टोरिकली चीजें कुछ और ही कहती हैं। और मे बी ये सब इन्हीं कंट्रोवर्सीज के कारण है कि अभी यूबीसॉफ्ट के स्टॉक्स अपने लोअर मोस्ट पॉइंट पर चल रहे हैं। आई मीन जितने का इनका गेम नहीं बना उतने से ज्यादा का तो इनका ऑलरेडी लॉस हो चुका है। ऊपर से अभी तो गेम आया भी नहीं है, तो ये कहानी है। पता नहीं गेम आने के बाद इसका क्या ही होगा। वेल अब इस अपॉलॉजी के बाद उन्होंने कहा तो है कि वो 16 नवंबर के रिलीज डेट पर गेम को वर्ल्ड वाइड अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की होप कर रहे हैं, लेकिन लेट्स सी कि आगे इसके साथ क्या होता है। देन यूबीसॉफ्ट से शिफ्ट होकर अब आते हैं माइक्रोसॉफ्ट पर, जो कि गेम पास के क्लाउड ओनली वर्जन पर काम कर रहे हैं। एंड ये एक्सबॉक्स पास के अल्टीमेट वर्जन से सस्ता होगा। प्रोबेबली उन्हीं लोगों को टारगेट करके बनाया जा रहा है जिन्हें एक्सबॉक्स कंसोल खरीदने की कोई इच्छा ही नहीं है, इनडायरेक्टली इंक्लूडिंग पीसी गेमर्स। एंड हाँ, एक और गुड न्यूज ये है कि एक्सबॉक्स का फ्रेंड्स एंड फैमिली प्लान भी अभी एंड नहीं हुआ है एंड चांसेस हैं कि ये वापस आ जाए। इसकी सिंपली इतनी ही कहानी है कि आप और आपके 3 और फ्रेंड्स एक ही एक्सबॉक्स अल्टीमेट को साथ में यूज कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात होगी अगर ये प्लान वापस एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट आपको लेके चलते हैं करंट ऑनगोइंग युद्ध की ओर, जहां पर स्टीम डेक एक नई फीट अचीव कर चुका है, जिसमें सोल्जर स्टीम डेक का यूज करके इस टैरेट को ऑपरेट कर पा रहा है। वी कैन सी कि टैरेट से एक कैमरा अटैच्ड है जो कि विजुअल्स को डायरेक्टली स्टीम डेक पर लाइव डिस्प्ले कर रहा है। एंड देन जॉयस्टिक्स का यूज करके इस कॉन्ट्रैप्शन को मूव एंड यूज किया जा रहा है। बेसिकली ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि स्टीम डेक का ओएस आर्क लाइनक्स पर बेस्ड है, तो इसी के चलते चीजों को मॉडिफाई करना इसमें काफी इजी हो जाता है, व्हिच कैन बी कॉल्ड गुड, क्योंकि इसका यूज करके ये सोल्जर एक सेफ स्पॉट पर बैठकर डिफेंस कर पाएंगे। लास्ट वीक हुए माइक्रोसॉफ्ट क्राउडस्ट्राइक आउटेज की कुछ नई डिटेल्स सामने आई हैं कि आखिर इस ग्लोबल आईटी आउटेज के पीछे का मेन रीजन क्या था। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि 19 जुलाई को ज्यादातर कॉर्पोरेट माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम्स अपने आप बंद होकर रिकवरी मोड में चले गए थे एंड सारे सिस्टम्स में ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ शो हो रही थी। इस आउटेज ने लार्ज स्केल पर मेजर इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट कर दिया, जिसमें से प्राइमरी डैमेज एयरलाइंस एंड आईटी सेक्टर को हुआ था। हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट ग्राउंडेड हो गई थी एंड फंक्शनैलिटी बनाए रखने के लिए एयरपोर्ट्स को मैनुअल मोड पर शिफ्ट होना पड़ा। वहीं पर कुछ टीवी शोज एंड इवन बैंक्स भी इससे अफेक्ट हुए थे और इन सब के पीछे था क्राउडस्ट्राइक का एक नया अपडेट। क्राउडस्ट्राइक बेसिकली एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो कि अपने कस्टमर्स को एंड पॉइंट सिक्योरिटी एंड साइबर अटैक रिस्पांस प्रोवाइड करती है। एंड फाइडो को इन्होंने अपने फैल्कन सेंसर का एक नया प्रोडक्ट अपडेट पुश किया था, जिसमें एक अनडिटेक्टेड एरर थी, जिस चीज को इसे पुश करने वाली फर्म चेक ही नहीं कर पाई। और जैसे ही अपडेट सिस्टम में इंस्टॉल हुआ, एक एक्सेप्शन क्रिएट हुआ और विंडोज ओएस को पता ही नहीं था कि क्या करना है और वो क्रैश हो गया, जिसके चलते हमें ज्यादातर सिस्टम्स में ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ देखने मिली। खैर अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, लेकिन इसके लिए क्राउडस्ट्राइक सीईओ को यूएस कांग्रेस समन किया गया ताकि वो वहां जाके टेस्टिफाई करें कि आखिर हुआ क्या था। बाकी कंपनी ने कहा कि वो लोग टेस्टिंग प्रोसीजर्स को और स्ट्रिक्ट कर रहे हैं एंड इन प्रोडक्ट्स पर स्पेशल नजर रखी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद ये आउटेज शो करता है कि कैसे छोटी सी चीज हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इतने मैसिव वे में इम्पैक्ट कर सकती है। एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि आगे चल के ये सेम इशू हमें एआई के साथ भी देखने मिल सकता है। एट दिस पॉइंट हर एक कंपनी एआई का यूज करना चाहती है। इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये कंपनी एक मैसिव सॉफ्ट पावर होल्ड करती है, जैसा कि लास्ट इवेंट में क्लियरली दिख गया। एंड धीरे धीरे ये सारी पावर्स अब एआई के ऊपर शिफ्ट होती जा रही है। लेकिन अगर आगे चल के उसके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है, देन चीजें उतनी मैनेजेबल नहीं रह जाएंगी जितनी अभी हैं, खासकर एजीआई के साथ, यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। एआई यूजफुल तो है, लेकिन ये चीजें अभी परफेक्ट किसी भी हालत में नहीं है एंड एरर्स क्रिएट कर सकती है। इसलिए उनका कहना है कि फिलहाल के लिए इनका लिमिटेड यूज ही होना चाहिए। वहीं पर इंटेल भी अपने रीसेंट प्रोसेसर्स के चलते कुछ दिनों से प्रॉब्लम फेस कर रहा है, टू बी स्पेसिफिक 13th एंड 14th जेन प्रोसेसर्स के साथ। इन प्रोसेसर्स के साथ प्रॉब्लम सामने आई है कि ये हाईली अनस्टेबल है एंड ऑलमोस्ट सर्टेन था कि हर एक प्रोग्राम इन पर क्रैश होंगे ही। गेम पब्लिशर्स ने तो ये भी रिपोर्ट किया कि इन प्रोसेसर पर क्रैश रेट पूरा 100% था। एडियन गेम्स ने तो डायरेक्टली इंटेल को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि कंपनी जानबूझकर डिफेक्टिव चिप्स बेच रही है। एंड इसी इशू को एड्रेस करते हुए इंटेल ने मंडे को इस सिचुएशन पर एक अपडेट दिया कि को 13th एंड 14th जेन प्रोसेसर के साथ इशू एलिवेटेड ऑपरेटिंग वोल्टेज के कारण हो रहा था। एंड इसका मेन कारण भी एक माइक्रो कोड एल्गोरिदम था, एक लो लेवल का कोड जिसके चलते प्रोसेसर को इनकरेक्ट वोल्टेज मिल रहा था। अब यहाँ गुड न्यूज ये है कि ये कोई हार्डवेयर इशू नहीं है एंड एक पैच के साथ ये सब ठीक हो जाएगा। एंड कंपनी ने ये कहा भी है कि उन्होंने इस
पैच पर काम करना भी शुरू कर दिया है एंड जल्द से जल्द ये अपडेट मिड अगस्त तक रिलीज हो जाएगा। लेकिन तब तक अगर कोई इस इश्यू से अफेक्टेड है तो वो इंटेल सपोर्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। वेल, इस पूरे इवेंट से लोगों का इंटेल के ऊपर से भरोसा सा उठ गया एंड इवन कुछ यूट्यूबर्स तो इसे रिकमेंड करने से भी मना कर रहे हैं। आई गेस ये चीज काफी बुरी तरीके से अफेक्ट करेगी इंटेल के मार्केट कंपटीशन पर। वैसे क्या तुम भी इसी प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हो? देन डू लेट मी नो इन द कमेंट। हालांकि मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन लेट्स शेयर द पेन। नाउ एट लास्ट एक काफी वीड न्यूज सामने आई है कि YouTube टॉप लीग क्रिएटर मिस्टर बीस्ट के क्रू की एक मेंबर एवा, फॉर्मली नोन एज क्रिस टायसन, अलेजिडली एक माइनर को इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस कर रहे हैं। बेसिकली क्रिस पर एलिगेशन लगे थे कि जब वो 20 इयर्स के थे तब उन्होंने एक 13 इयर्स के फैन को ग्रूम करने का ट्राई किया। इवन मैटर और भी ज्यादा सीरियस तब हो गया जब एक फॉर्मर मिस्टर बीस्ट क्रू मेंबर ने खुद कहा कि मिस्टर बीस्ट को पता था। ऊपर से एक क्रिप्टिक मैसेज तब आया जब एलिगेशंस हवा में ही थे और लोगों को देरी नहीं लगी कनेक्शंस बनाने में। एट लास्ट क्रिस एके एवा ने इन सारे एलिगेशंस पर रिस्पॉन्ड करते हुए एक्स पर एक थ्रेड पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अपने पास्ट बिहेवियर एंड किसी अनजाने में कहे गए कमेंट के लिए माफी मांगी। अगर उनसे धोखे में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए भी वो सॉरी हैं। एंड ये बोलते हुए उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब वो मिस्टर बीस्ट के क्रू से परमानेंटली हट जाएगी। उन्होंने इन सारे ग्रूमिंग वाले एलिगेशंस को भी ये कहते हुए निगेट कर दिया है कि उन्होंने कभी भी किसी को ग्रूम नहीं किया एंड इसमें जो विक्टिम है उसने भी वोकली एवा को खुद सपोर्ट किया। दैट बीइंग सेड, YouTube कम्युनिटी खुद इस इंसिडेंट पर डिवाइडेड है। हाँ, डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट के टाइम पर सारे लोग वन साइडेड होकर उसे क्रिटिसाइज कर रहे थे, वहीं पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स लाइक पोकीमैन एंड वेलकरी के ऊपर उनके फैंस ने जब प्रेशर बनाया तब जाके उन्होंने इस पर कुछ रिएक्शंस दिया एंड ये रिएक्शंस थोड़े वेग ही थे जिसमें जबरदस्ती LGBTQ को ऐड करने का ट्राई किया गया। I mean, bad is bad। उस पर सोने का पानी चढ़ा देने से वो कम बुरा नहीं हो जाएगा। यहाँ पर फालतू की बात को घुमाना किसी भी तरीके से सेंस नहीं बनाता। दैट बीइंग सेड, मिस्टर बीस्ट ने खुद एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया है जो कि इस पूरे मैटर को एनालाइज करेगा एंड उसके पहले मिस्टर बीस्ट ने साफ कह दिया है कि वो इन सभी एक्शंस के सख्त खिलाफ, जिसके चलते उन्होंने एवा के अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए उन्हें कंपनी से भी निकाल दिया और इसी के साथ उन्होंने ये स्ट्रिक्टली कहा है कि वो ऐसे किसी भी डिसगस्टिंग बिहेवियर को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो फिलहाल के लिए ये टॉपिक यहीं पर खत्म हुआ। बाकी फ्री गेम्स इस वीक एपिक पर फिस्ट फोर्ज इन शैडो टॉर्च फ्री रहेगा जो कि एक एक्शन प्लेटफॉर्मर गेम है, तो इसे क्लेम कर सकते हो। तो आज के चेकआउट में बस इतना ही। बाकी इनमें से आपको कौन सी न्यूज एक्साइटिंग लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड हाँ, अगर वीडियो पसंद आ गया तो ड्रॉप अ लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही गेमिंग न्यूज से अप टू डेट रहने के। बाकी मैं यहाँ पर तो एक्टिव हूँ ही, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे एनिमे चैनल को भी फॉलो कर सकते हो जिस पर मैं वीकली एनिमे एंड मांगा रिलेटेड कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। तो हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इफ यू विश यू कैन चेक इट आउट। एंड नाउ विद ऑल दैट बीइंग सेड, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।